हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में इसके कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो वीडियो पूरा दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे एक्सेल शीट में पूरा एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो लॉन्च ऑन डेट 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को बेसिकली 11.6 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते हुए। अगर इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.6 इयर्स में तो 23.22% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए 11.6 इयर्स में तो 20.23% तक का रिटर्न है। मतलब देख पा रहे हैं कि इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है, मतलब अगर आप देखिए ऑल टाइम रिटर्न में। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब ये क्वांट की जो कंपनी है, ये अभी 5 या 6 साल पहले ही इस पर्टिकुलर फंड को चला रही है। उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। तो इसीलिए हमें इसको जज करना चाहिए अब इसके 5 से 6 साल के रिटर्न के हिसाब से देख के। अगर ऑल टाइम रिटर्न देखें तो डेफिनेटली इसने अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दिया है, तो एक अच्छा फंड नहीं आप बोलेंगे। लेकिन अगर 5 या 6 साल के रिटर्न देखेंगे, जब से इस पर्टिकुलर फंड को चला रहा है, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कैटेगरी रिटर्न है 5 ईयर्स का, तो 32.27% तक का रिटर्न है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड का अगर 5 साल का रिटर्न देखिए तो 44.54% तक का मैसिव रिटर्न है। और मैं आपको बता रहा हूँ, 44.54% रिटर्न कंटिन्यूअसली 5 साल तक देना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड अभी तक नहीं है जिसने लगातार 5 साल तक आपको 44.54% तक का रिटर्न दिया हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है, और कैटेगरी को तो बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखिए तो कम से कम 12% आपको दिख रहा होगा कि 12% से बीट करके, जो बहुत ही मैसिव डिफरेंस है। अब मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता, 1000 रुपए आप एसआईपी कर रहे होते, तो आपका 10 ईयर्स में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो गया होता 4,50,000 रुपीज में, मतलब 4.5 लाख आप मान सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्ट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो गोल्ड में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो वही 1,20,000 रुपीज, और 5 साल में आपका जो पैसा, 10 साल में आपका जो पैसा बना होता है वो 1,96,000 रुपीज। और मान लीजिए आपने 10 साल में एफडी किया होता, तो 1,20,000 रुपीज आपका डिपॉजिट होता है, और 1,74,000 आपका बना होता है, और वो भी 10 साल में। लेकिन अब यहाँ पे जरूरी बन जाता है आपका लास्ट के 5 साल के हिसाब से जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए 10 साल में तो उससे पहले कोई दूसरे कंपनी पर्टिकुलर फंड को चलाती थी। लेकिन अब जो है 5 या 6 साल में आप देख पा रहे हैं कि मतलब क्वांट की जो कंपनी है इस पर्टिकुलर फंड को चला रही है। तो हमको 5 साल के हिसाब से अगर आप देखें तो 1,000 रुपीज अगर 5 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने इसने इन्वेस्टमेंट किया होता किसी बंदे ने, तो 60 के उसके अमाउंट डिपॉजिट होता है, 60,000 रुपीज। और वो 60,000 रुपीज पैसा कन्वर्ट हो गया होता 2,19,000 रुपीज में, 2.19 लाख रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो रिटर्न है 44.54% तक का मैसिव रिटर्न आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे पैसा आपका डबल नहीं हुआ है, 3 गुना नहीं है, उससे ज्यादा हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 गुना से ज्यादा आपका पैसा बढ़ गया है, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करने की ताकत कितनी है, मतलब कितना अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो इसने डेफिनेटली कैटेगरी से ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो हाई रिस्क है, वो तो आपको बता दिया। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो अबव एवरेज है। जी हाँ, रिटर्न जो है वो अबव एवरेज है डेफिनेटली। वो जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो रिटर्न है उससे ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिला है 5 साल के हिसाब से, अगर आप देखें तो। अब रिस्क एंड रिटर्न रेशियो की बात करें तो यहाँ पे बीटा अगर बात करें तो 1.06 है इस फंड का, और कैटेगरी का है 0.8। और मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि जो बीटा होता है वो अगर 1 से नीचे हो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलता है कि वॉलिडिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे बेंचमार्क से तो ज्यादा वॉलेटाइल है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहा है। तो डेफिनेटली इतना वॉलेटाइल होना इसका जायज है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि 1 से नीचे होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे आपका वॉलिडिटी आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, और यहाँ से तो कैटेगरी से भी बहुत ज्यादा वॉलिडिटी है। लेकिन हाँ, वर्थ है, क्योंकि आपको रिटर्न भी वैसे दिलवा रहा है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो 20.56 है, और कैटेगरी का है 15.33। तो 20.56 देखा जाए तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि देखिए आपको रिटर्न इतना दिलवा रहा है, तो आपको डेफिनेटली 20.56 देखने को मिलेगा। 20 आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, आपको उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक फंड का एवरेज रिटर्न 20% है। अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 20.56 है, तो 20 प्लस 20.56 कर लीजिए, मतलब इस साल आपको 40.56% तक का रिटर्न दे सकता है।
या फिर जो एवरेज रिटर्न 20% उसे -20.56 कर लीजिए, मतलब आपको माइनस में रिटर्न दे सकता है। तो आप देख पा रहे -0.56 आप मान सकते हैं, 0.56 रिटर्न आपको दे सकता है इस साल। तो आप देख पा रहे हैं कि इससे कैपेबिलिटी कैसी है। और कैटेगरी में आप कैटेगरी में देख पा रहे हैं इससे ज्यादा है, तो आपको इसीलिए मैंने आपको बताया, अभी जो बीटा आपको बताया है यहाँ पे 1 के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपको ये स्टैंडर्ड डिविएशन में भी ज्यादा देखने को ही मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वॉलिटिलिटी बहुत हैवी देखने को मिलेगी, ऊपर नीचे आपको ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है तो इस पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक का जो मैंने रिव्यू देखा है तो ठीक ठाक सा है, लेकिन आगे हमको पता चलेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इसमें सेक्टर एलोकेशन क्या है, मैनेजर्स कैसे है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मिनिमम एसआईपी 1000 रुपए से कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लमसम करना चाहते हैं, तो 5000 रुपीज से आप लमसम कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसमें एग्जिट मार सकते हैं। एईएम साइज की बात करें तो 24,530 करोड़ रुपीस तक का इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो इसका साइज बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है, अगर आपको फंड जो 10 साल से ज्यादा पुराना है, आपका जो एईएम साइज 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में होना चाहिए। एईएम साइज अगर कम होता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो वेल एस्टैब्लिश फंड नहीं होता, लोगों का भरोसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होती है, तभी रिटर्न अच्छा खासा नहीं मिलता। लेकिन अगर एईएम साइज बहुत ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसका 50,000 करोड़ रुपीस के पास पास पहुंच चुका है, तो मतलब इतना अगर आपका पहुंच रहा है तो ये क्या होता है कि जो फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है, वो क्या करते हैं बीच बीच में आपने देखा होगा कि एसआईपी बंद कर देते हैं, फिर लमसम भी बंद कर देते हैं। तो ये जो इशू आ जाता है, तो उसमें इसलिए बोलते हैं कि जो एम साइज है वो आपको मॉडरेट होना जरूरी होता है, वो भी टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये नहीं कि आपने बोल दिया कि यार अब अगर फंड है यार 1 साल पहले रिलीज हुआ, आप बोलेंगे यार ये तो 10,000 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, तो ये तो बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब अभी नया नया फंड आया है तो वो डेफिनेटली उसका ईएम साइज कम होगा, लोग कम इन्वेस्टेड होंगे। लेकिन 10 साल पुराना ज्यादा फंड है तो डेफिनेटली इसका 10,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा होना जरूरी है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.64% है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, जो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता है क्या, फंड मैनेजमेंट फीस होता है। तो यहाँ पे आपके फंड मैनेजर जब वो दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करवा के आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको एक फीस देना पड़ता ही है। तो आपको प्रॉफिट का 0.64% आपको देना पड़ता है, तो 1% से नीचे होना जरूरी होता है। लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट करा 0.7% से नीचे, तो आप उसको एक अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में जो 1% भी हो, 0.7% हो, वो आपका लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है 0.64%। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर आप मान लीजिए 1 साल से पहले आप सेल करते हैं तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आप सेल करते हैं, आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। लेकिन हाँ, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेते हैं, मतलब 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लेते हैं, आपको 1,25,000 रुपीज तक का प्रॉफिट तक का छूट है। उसके बाद आप जो प्रॉफिट आएगा उस पे आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल कर दिया, कोई 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको 0% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। मार्केट कैपिटल की बात करें तो इसमें मिड कैप एलोकेशन कुछ भी नहीं है, 0%। स्मॉल कैप में देखा जाए तो 67.45% है, और लार्ज कैप में 26.3% है। तो अभी देख पा रहे हैं कि थोड़ा अजीबो गरीब है, क्योंकि मैंने हर एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू कर रखा है। जो आप देखेंगे तो उनका जो स्मॉल कैप है 70 या 75% स्मॉल कैप होता है, 5 टू 10% उनका मिड कैप होता है, और 5 टू 10% लार्ज कैप होता है। लेकिन यहाँ पे मिड कैप में कोई एलोकेशन है ही नहीं। यहाँ पे जो एलोकेशन है ज्यादातर स्मॉल कैप में है, जो कि 67.45% है। लार्ज कैप में उसके बाद सेकंड है, तो लार्ज कैप जो कि बहुत ही कम रिस्क लेके चलते हैं, बड़ी कंपनीज होती है, तो यहाँ पे आपको रिस्क थोड़ा एडजस्ट करवा रहा है। लेकिन फिर भी जो ये स्मॉल कैप फंड में इनका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसलिए आपको यहाँ पे वॉलिडिटी ज्यादा देखने को मिलती है। और अदर्स में देखा जाए तो 4.80% तक है। तो सेक्टर एलोकेशन मार्केट कैपिटल के हिसाब से मैं बताऊं तो यहाँ पे मिड कैप में थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट हो सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर यहाँ पे और स्मॉल कैप में ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा पेनी स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका 21.04% तक का एलोकेशन है। बेसिक मटेरियल्स में 15.77% तक एलोकेशन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 14.91% तक एलोकेशन है। एनर्जी सेक्टर में 13.52% तक एलोकेशन है। हेल्थ केयर में 7.83% तक एलोकेशन है। कंज्यूमर साइक्लिकल में 7.65% तक एलोकेशन है। कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.60% तक एलोकेशन है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में 4.61% तक एलोकेशन है। फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4.36% तक एलोकेशन है। फिर रियल एस्टेट में 1.26% का एलोकेशन है। मतलब यहाँ पे जो टोटल 5 सेक्टर है ना, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल्स, एनर्जी, तो ये अगर चार या 5 सेक्टर, उसके बाद हेल्थ केयर, तो ये 4-5 सेक्टर अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है, आपको ये पर्टिकुलर फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा।
अब फंड मैनेजर की बात करें तो देखिए सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो मेरा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, ठीक-ठाक सा इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मार्केट कैपिटल में देखा जाए तो रिस्क बहुत ज़्यादा ले रखा है और डेफिनिटली अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पे रिस्क आप डेफिनिटली बहुत ज़्यादा लेके चल ही रहे हैं, तभी आप स्मॉल कैप फंड में आ रहे हैं। वरना आप रिस्क टेकर नहीं है तो आप स्मॉल कैप फंड में आएँगे ही क्यों? यहाँ पे रिस्क डेफिनिटली बहुत ज़्यादा रहेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे एक संजीव शर्मा है जिनका एक्सपीरियंस है 7.5 इयर्स का। दूसरे जो है वो वसव सहगल, इनका एक्सपीरियंस है 5.09 इयर्स का और थर्ड जो है वो आपका अंकित ए पांडे, इनका 4.23 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में बहुत ही बढ़िया है, मतलब अब देखिए चाहे मिनिमम 4 ईयर से ज्यादा हो तो अच्छा खासा, और यहाँ पे 3-3 फंड मैनेजर है वो सारे के सारे 4 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली सारे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है जो कि बहुत अच्छा खासा चीज है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रिटर्न आपको ज्यादा दिलवा रहे हैं तो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, तो पेनी स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही है, छोटी कंपनीज में उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है स्टॉक्स का, तभी इन्वेस्टमेंट होता है। रेटिंग की बात करें 4/5 रहेगा, डेफिनेटली 4/5। देखिए इसको 5/5 भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसने रिटर्न जो दे रखा है ना आपको बहुत ही मैसिव है, 44.54% तक का रिटर्न। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो रेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी, मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब आप में सोचिए कि यार 4/5 है, जाके भाग के जाके अपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रिसर्च करके करिएगा, और स्मॉल कैप फंड है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बनेगा, ये विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से बहुत अच्छा खासा फंड है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, रिस्क अगर आप रिस्क टेकर बहुत ज्यादा है, मतलब आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, आप रिस्क में भी रिस्क लेते हैं, तो तब जाके इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में ऐसे कई सारे फंड है, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, और भी कई सारे जो आपका थोड़ा बहुत जो स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, बीटा हो गया, वो कम आपको देखने को मिलेगा, रिटर्न थोड़ा बहुत आपको कम करेगा, लेकिन वहां पर रिस्क थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करवाता है। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है, तो अगर आप रिस्क से ज्यादा रिस्क टेकर है तो तब जाके इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो लेकिन सारा पैसा मत करिए, कुछ पैसा आप करिए, जैसे आपको मान लीजिए आप 10,000 रुपए आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे 1,000, अगर आप ज्यादा रिस्क टेकर है तो 2,000 3,000 आप 3,000 तक इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन अगर आप मीडियम रिस्क टेकर है 2,000 करिए, और अगर आप बहुत कम रिस्क टेकर है तो 1,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा, ये नहीं कि आपने सारे स्मॉल कैप फंड में कर दिए भाग भाग के, अलग अलग आपको पता ही नहीं चला, वहां पे ओवरलैप भी होता है, वो भी चेक करिए, सब चीज आपको चेक करके मतलब जानना जरूरी है। मैं आपको बस ओवरव्यू बता रहा हूँ, तो ओवरव्यू बताया तो बहुत ही अच्छा खासा फंड है, डेफिनेटली स्मॉल कैप कैटेगरी है, लेकिन आपको अगर रिस्क कम थोड़ा लेके रिटर्न थोड़ा बहुत आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप दूसरे फंड की तरफ जा सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया आपका, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, कैनरा स्मॉल कैप फंड हो गया, उसके बाद आपका अ, दूसरे जो फंड हो गए, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका कोटक स्मॉल कैप फंड हो गया, तो ऐसे कई सारे फंड है जो थोड़ा बहुत आपको रिटर्न कम दिलाएंगे इससे, लेकिन आपका रिस्क जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आपको दे सकते हैं। तो मेरा कैसा रिव्यू था आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको लास्ट में ये भी बता देता हूँ, आप खुद रिसर्च करिएगा और तब जाके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बता दिया और आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैं बस रिव्यू करके आपको बता रहा हूँ कैसा फंड है। थैंक यू।